मित्रों नमस्कार। मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में हम बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें लेसन चल रहा है विश्वास जगाइए डर भगाइए। तो आज हमारा ये 9वां लेसन है, भाग नंबर 9 है। मित्रों, अब लेखक कहते हैं, मानसिक राक्षस मत बनाइए। अपने यादों के बैंक से अप्रिय विचार निकालना बंद कर दें। जब भी आपको किसी तरह की कोई परिस्थिति याद आए तो उसके अच्छे हिस्से के बारे में सोचें, बुरे हिस्से को भूल जाएं, उसे दफना दें। अगर आप यह पाएं कि आप नकारात्मक पहलू पर ही विचार कर रहे हैं तो उस घटना से अपने दिमाग को पूरी तरह हटा दें। और यहाँ हम आपको एक और महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक बात बताना चाहते हैं। आपका मस्तिष्क अप्रिय घटनाओं को भुलाना चाहता है। अगर आप सहयोग करें तो अप्रिय यादें धीरे धीरे सिकुड़ती जाती हैं और आपकी यादों के बैंक का टेलर उन्हें बाहर निकालता जाता है। डॉक्टर मेल्विन एस हार्टविक एक प्रसिद्ध एडवर्टाइजमेंट मनोवैज्ञानिक हैं और याद रखने की हमारी योग्यता के बारे में वे कहते हैं, जब जागने वाली भावना सुखद होती है तो विज्ञापन को याद रखना आसान होता है। जब जागने वाली भावना सुखद नहीं होती है तो पाठक या श्रोता उस विज्ञापन के संदेश को जल्दी ही भूल जाते हैं। अप्रिय घटनाएं हमारी चाही गई चीज़ों के खिलाफ होती हैं, इसलिए हम उन्हें याद नहीं रखना चाहते। संक्षेप में, अगर हम उन्हें बार बार याद ना करें तो अप्रिय घटनाओं को भूलना आसान है। अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें, बाकी को यूं ही बेकार पड़ा रहने दें और आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किला फतह कर सकते हैं। आपको लगेगा आप दुनिया की चोटी पर पहुंच सकते हैं। आप जब भी अपने नकारात्मक खुद को छोटा करने वाले विचारों को याद करने से इनकार करते हैं तो आप अपने डर को जीतने की तरह एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं। लोग दूसरे लोगों से क्यों डरते हैं? जब दूसरे लोग हमारे आसपास होते हैं तो हम इतना आत्मचेतन क्यों हो जाते हैं? हमारे संकोच की क्या वजह होती है? हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों का डर एक बड़ा डर होता है, परंतु इसे जीतने का भी एक तरीका है। अगर आप उसे सही पहलू से देखने की आदत डाल लें तो आप लोगों के डर को जीत सकते हैं। मेरे एक सफल बिजनेसमैन मित्र ने मुझे बताया कि किस तरह उसने लोगों के बारे में सही नज़रिया सीखा। उसका उदाहरण सचमुच दिलचस्प है। उदाहरण, द्वितीय विश्व युद्ध में सेना में जाने से पहले मैं हर एक के सामने झिझकता था, हर एक से डरता था। आप सोच भी नहीं सकते मैं उस समय कितना शर्मीला और संकोची हुआ करता था। मुझे लगता था बाकी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। मैं अपनी शारीरिक और मानसिक कमियों को लेकर चिंता किया करता था। मैं सोचा करता था कि मेरा जन्म ही असफल होने के लिए हुआ है। फिर किस्मत से मैं सेना में चला गया और वहाँ जाने के बाद मेरे दिल से लोगों का डर निकल गया। 1942 और 1943 के दौरान जब सेना में लोगों को भर्ती किया जा रहा था तो मुझे भर्ती केंद्रों पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया। मैंने इन लोगों के परीक्षण में सहयोग किया। मैं इन रंगरूटों को जितना देखता था मेरे मन में लोगों का डर उतना ही कम होता जाता था। सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए थे, सभी पूरे कपड़े उतारे हुए थे और सभी लगभग एक से दिख रहे थे। हाँ, इनमें से कुछ मोटे थे और कुछ दुबले, कुछ लंबे थे और कुछ नाटे, परंतु वे सभी परेशान थे। सभी अकेलापन अनुभव कर रहे थे। कुछ समय पहले यही लोग युवा एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। कुछ समय पहले इनमें से कुछ किसान थे, कुछ सेल्समैन थे, कुछ ब्लू कॉलर कर्मचारी थे और कुछ यूं ही सड़कों पर खाक छाना करते थे। कुछ दिन पहले ये लोग अलग अलग काम किया करते थे, परंतु भर्ती केंद्र पर वे सारे लोग एक से दिख रहे थे। तब मैंने एक महत्वपूर्ण बात सोची। मैंने पाया कि लोग ज़्यादातर मामलों में एक से होते हैं। लोगों में समानताएं ज़्यादा होती हैं और असमानताएं कम होती हैं। मैंने पाया कि सामने वाला आदमी भी मेरे जैसा ही है। उसे भी अच्छा खाना पसंद है, उसे भी अपने परिवार और दोस्तों की याद आती है, वह भी तरक्की करना चाहता है, उसके पास भी समस्याएं हैं
और वह भी आराम करना चाहता है। इसलिए अगर सामने वाला मेरे जैसा ही है तो उससे डरने की कोई वजह ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह डर क्या यह बात काम की नहीं है? अगर सामने वाला मेरे जैसा ही है तो उससे डरने की कोई वजह ही नहीं है। लोगों को सही नज़रिए से देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, सामने वाले आदमी को संतुलित दृष्टि से देखें। लोगों के साथ व्यवहार करते समय इन दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो यह कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से वह महत्वपूर्ण है। हर आदमी महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह भी याद रखें कि आप ही महत्वपूर्ण हैं। तो जब आप किसी आदमी से मिलें तो ऐसा सोचें, हम दो महत्वपूर्ण लोग मिलकर किसी आपसी लाभ या रुचि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ महीने पहले एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसने मेरे सुझाव पर एक युवक को नौकरी पर रख लिया है। आपको पता है मुझे उसकी किस बात ने प्रभावित किया? मेरे दोस्त ने कहा। कौन सी बात ने? मैंने पूछा। मुझे उसका आत्मविश्वास बेहद पसंद आया। ज़्यादातर उम्मीदवार तो कमरे में घुसते समय डरे और सहमे हुए थे। उन्होंने मुझे उस तरह के जवाब दिए जो उनकी राय में मैं सुनना चाहता था। एक तरीके से ज़्यादातर उम्मीदवार भिखारियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्हें आप कुछ भी दे सकते थे और उन्हें आपसे किसी खास चीज़ की उम्मीद नहीं थी। परंतु जी का व्यवहार इन सबसे अलग था। उसने मेरे प्रति सम्मान दिखाया, परंतु इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि उसने अपने प्रति भी सम्मान दिखाया। मैंने उससे जितने सवाल पूछे, उसने भी मुझसे तकरीबन उतने ही सवाल पूछे। वह कोई चूहा नहीं है, वह असली मर्द है और मैं उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हूँ। आपसी महत्व का रवैया आपको परिस्थिति को देखने का संतुलित रवैया देता है। सामने वाला आदमी आपकी नज़र में आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन पाता। हो सकता है सामने वाला आदमी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा हो, परंतु याद रखें, है तो वह भी एक इंसान ही। उसके पास भी तो वही रुचियां, इच्छाएं और समस्याएं होंगी जो आपके पास हैं। दूसरा, समझने का रवैया विकसित करें। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके पर कतरना चाहते हैं, आपके पैर खींचना चाहते हैं, आपकी बुराई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर आप इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हो तो यह लोग आपके आत्मविश्वास में बड़े बड़े छेद कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी तरह हार चुके हैं। आपको ऐसे वयस्क हमलावर के विरुद्ध ढाल चाहिए, उस हमलावर के विरुद्ध जो अपनी पूरी ताकत से आप पर चढ़ाई करने के लिए कमर कसे बैठा हो। कुछ महीने पहले मेम्फिस होटल की रिजर्वेशन डेस्क पर मैंने सीखा कि इस तरह के लोगों का सामना किस तरह से किया जा सकता है। शाम के 5 बजे थे और होटल में नए अतिथियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। मेरे सामने वाले आदमी ने क्लर्क को अपना नाम बताया। क्लर्क ने कहा, यस सर, आपके लिए एक बढ़िया सिंगल रूम बुक किया हुआ है। सिंगल? वह आदमी गुस्से से चिल्लाया। मैंने तो डबल बेडरूम का ऑर्डर दिया था। क्लर्क ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं देख लेता हूं सर। उसने अपनी फाइल निकाली और उसमें देखकर कहा, माफ़ कीजिए सर, आपके टेलीग्राफ में साफ लिखा हुआ था कि सिंगल रूम चाहिए। अगर खाली होता तो मैं आपको खुशी खुशी डबल बेडरूम दे देता, परंतु हमारे पास अभी कोई डबल बेडरूम खाली नहीं है। क्रुद्ध ग्राहक चिल्लाया, भाड़ में जाए कि टेलीग्राम में क्या लिखा है, मुझे तो डबल बेडरूम ही चाहिए। फिर उसने इस लहजे में बात करना चालू कर दिया, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। और उसके बाद वह यहाँ तक आ गया, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। शाब्दिक आक्रमण की इस बौछार को विनम्रता से सहन करते हुए क्लर्क ने कहा, सर माफ़ कीजिए, हमने आपके निर्देशों का पालन किया है। आखिरकार ग्राहक को अब आग बबूला हो चुका था अब आखिरकार ग्राहक जो आग बबूला हो चुका था, चाहे मुझे सबसे बढ़िया कमरा भी मिल जाए तो भी अब मैं इस होटल में कभी नहीं ठहरूंगा। और यह कहकर वह होटल से बाहर निकल गया। मैं डेस्क पर पहुंचा और मैं सोच रहा था कि क्लर्क इस बदतमीजी भरे व्यवहार के कारण विचलित होगा, परंतु मुझे
हैरत हुई जब उसने मेरा स्वागत मधुर आवाज़ में गुड इवनिंग सर कहकर किया। जब वह मेरे रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूरी कर रहा था तो मैंने उससे कहा, मुझे आपका तरीका पसंद आया। आपका अपनी भावनाओं पर ज़बरदस्त नियंत्रण है। सर, क्लर्क ने कहा, मैं इस तरह के आदमी पर गुस्सा नहीं हो सकता। वह वास्तव में मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहा था। मैं तो सिर्फ एक बलि का बकरा था। शायद उस बेचारे को अपनी पत्नी से कोई समस्या होगी, या उसका बिजनेस चौपट हो रहा होगा, या हो सकता है वह हीन भावना से ग्रस्त हो और यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था जब वह अपनी शक्ति सिद्ध कर सके। मैं वह आदमी था जिस पर वह अपने दिल की भड़ास निकाल सकता था। क्लर्क ने बाद में यह जोड़ दिया, अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा। ज़्यादातर लोग होते हैं। लिफ्ट की तरफ बढ़ते समय मैं उसके शब्दों को दोहरा रहा था, अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा। ज़्यादातर लोग होते हैं। जब भी कोई आप पर आक्रमण करे तो आप इन दो वाक्यों को याद कर लें। अपने गुस्से पर काबू रखें। इस तरह की स्थितियों में जीतने का यही तरीका होता है कि सामने वाले को अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दें और फिर इस घटना को भूल जाएं। कई साल पहले विद्यार्थियों की परीक्षा की कॉपी जांचते समय एक कॉपी को देखकर मुझे हैरत हुई। इस विद्यार्थी ने पूरे साल समूह चर्चाओं और पिछले टेस्ट में यह साबित किया था कि उसमें प्रतिभा थी, जबकि उसकी परीक्षा की कॉपी कुछ और ही कह रही थी। मुझे ऐसा अनुमान था कि वह कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। इसके बजाय उसके नंबर परीक्षा में सबसे कम आ रहे थे। जैसा मैं इस तरह के मामले में किया करता था, मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वह उस विद्यार्थी को मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बुलवाए। जल्दी ही पॉल डब्ल्यू वहाँ आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे दौर से गुजर रहा था। उसके बैठने के बाद मैंने उससे कहा, क्या हुआ पॉल? तुमने परीक्षा में जिस तरह लिखा है उस तरह की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। पॉल पसोपेश में था। उसने अपने पैरों की तरफ देखते हुए जवाब दिया, सर, जब मैंने देखा कि आपने मुझे नकल करते हुए देख लिया है तो इसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं कोई सवाल ठीक से नहीं कर पाया। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार नकल की थी। मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों न बेईमानी का सहारा ले लूँ। वह बुरी तरह परेशान दिख रहा था, परंतु एक बार जब उसने बोलना शुरू किया तो फिर वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लगता है अब आप मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। यूनिवर्सिटी का नियम तो यही है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी भी तरह की चीटिंग करेगा तो उसे हमेशा के लिए कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता है। यहाँ पर पाल ने यह बताना रख चालू कर दिया कि कॉलेज से निकाले जाने के बाद उसके परिवार की इज्जत खाक में मिल जाएगी, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इसके अलावा और भी बहुत सारे बुरे परिणाम होंगे। आखिरकार मैंने उसे कहा, अब बस भी करो, शांत बैठ जाओ। मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। मैंने तुम्हें नकल करते हुए नहीं देखा। जब तक तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया तब तक मुझे यह अंदाज़ा ही नहीं था कि समस्या यह थी। मुझे दुख है पाल कि तुमने नकल की। फिर मैंने आगे बोला, पाल, मुझे बताओ कि तुम अपने यूनिवर्सिटी के अनुभव से क्या सीखना चाहते हो। अब वह थोड़ा शांत हो चुका था और एक पल रुकने के बाद उसने जवाब दिया, डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरा असली लक्ष्य तो जीने का तरीका सीखना है, परंतु मुझे लगता है कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में बुरी तरह असफल हो चुका हूँ। हम कई तरीकों से सीखते हैं, मैंने कहा। मुझे लगता है तुम इस अनुभव से सफलता का असली सबक सीख सकते हो। जब तुमने अपनी पर्ची से नकल की तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कचोटने लगी। इससे तुम में अपराध बोध की भावना जाग गई और तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। जैसा तुमने कहा, इसके बाद तुम्हारी हालत खराब हो गई। ज़्यादातर ज़्यादातर बार होता यह है कि पाल, सही और गलत का मसला हम नैतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। अब इस बात को समझ लो, मैं यहाँ तुम्हें भाषण नहीं दे रहा हूँ, न ही तुम्हें सही और गलत काम के बारे में कोई प्रवचन देने के मूड में हूँ, परंतु यह जरूरी है कि हम इसके व्यावहारिक पहलू पर नज़र डालें। जब तुम
कोई ऐसा काम करते हो जो तुम्हारी अंतरात्मा के खिलाफ होता है तो तुम में अपराध बोध आ जाता है और इस अपराध बोध के कारण तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप ठीक तरह से नहीं सोच सकते क्योंकि आपका दिमाग ज़्यादातर लगातार यही सवाल पूछता रहता है, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा। पाल, मैंने आगे कहा, तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर की इतनी ज़्यादा चाह थी कि तुमने वह किया जो तुम्हारी नज़रों में गलत था। जीवन में बहुत सारे मौके आएंगे जब सफलता हासिल करने के लिए तुम्हारे सामने गलत काम करने का प्रलोभन मौजूद होगा। उदाहरण के तौर पर किसी दिन आप इतनी बुरी तरह कोई सामान बेचना चाहेंगे कि आप अपने ग्राहक को जानबूझकर गलत जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे और ऐसा करने से आपको सफलता मिल सकती है, परंतु इससे होता यह है आपका अपराध बोध आप पर हावी हो जाएगा और अगली बार जब आप अपने ग्राहक को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। आप सोचने लगेंगे, क्या उसे पता चल गया है कि मैंने उसे धोखा दिया है। आपकी प्रस्तुति इसलिए प्रभावी नहीं होगी क्योंकि आप पूरे मन से प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे। इस इन समस्याओं और गलतफहमियों को दूर करने के लिए सच्चे मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानिए, हर दिन सही काम करिए और जल्दी ही आप में सही भावना जाग जाएगी। यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपने जीवन साथी के साथ डेटिंग करें, उसका चुम्बन लें, हर दिन उसकी सच्ची तारीफ करें और भी ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें करें और आपको प्यार कम होने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। आप प्रेम से बात करते रहेंगे तो जल्दी ही आप में प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक गतिविधियों में बदलाव करके हम अपने रवैये को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अगर मुस्कुराने की प्रक्रिया करेंगे तो आप सचमुच मुस्कुराने के मूड में आ जाएंगे। जब आप अपने शरीर को झुकाने के बजाय तान लेते हैं तो आप ज़्यादा सुपीरियर महसूस करने लगते हैं। इसके उलट अगर त्योरियां चढ़ाकर देखें तो पाएंगे कि आप त्योरियां चढ़ाने के मूड में आ गए हैं। यह सिद्ध करना आसान है कि अपनी क्रियाओं पर काबू करके आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। जो लोग अपना परिचय देने में संकोच करते हैं वे अपने संकोच को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं अगर वे सिर्फ कुछ सामान्य क्रियाएं करें। पहली बात तो यह कि सामने वाले से गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति की तरफ एकदम सीधे देखें और तीसरी बात सामने वाले से कहें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इन 3 साधारण क्रियाओं से आपका संकोच अपने आप और तत्काल दूर हो जाएगा। आत्मविश्वास से भरी क्रिया की वजह से आप में अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा। मित्रों, अब हम अपना भाग नंबर 9 यहीं पर पूरा करते हैं। आप इन महत्वपूर्ण लेसन्स को सुनते रहिए, अपने जीवन में उतारिए और मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कीजिए। दोस्तों, अगले भाग का वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।